हम लोगों ने गलती की, हेडक्वार्टर पे किसी को खड़ा कर दिया। नहीं होगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। कितने बजे काउंटिंग तक? सेंटर में होंगे, काउंटिंग सेंटर में होंगे अपने अपने स्टेट, क्योंकि वहां मारपीट होगा ना, वहां भी गड़बड़ करने का कोशिश होगा। ये सब स्पेकुलेशन है। अब 2 घंटे में चीजें साफ हो जाएंगी कि कहाँ खड़ा रहना था, कहाँ तो 2 घंटे की बात है। बिल्कुल। हम एक स्थिति दिखला देते हैं कि जो स्थिति शुरुआती दौर में बन रही है, कमोबेश तमिलनाडु में शुरुआती रुझान डीएमके के पक्ष में है, असम में शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में है। 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझान में, ये असम की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। तरुण गोगोई सुबह भी कह रहे थे उन्हें जीत का भरोसा है। ये जो रुझान है अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो सोर्स है, जैसे न्यूज लाइव के मुताबिक जो है वो केरल में लेफ्ट शुरुआती बढ़त में है, एलडीएफ वहां पर शुरुआती बढ़त में है। कांग्रेस 32 सीट पर आगे चल रही है, लेफ्ट यानी एलडीएफ 47 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी शुरुआती बढ़त के साथ काफी आगे चल रही है और डीएमके तमिलनाडु में आगे चल रही है। एक शुरुआती रुझान है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, 27 सीटों पर आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में टीएमसी। यह भी जानकारी दे दें कि दरअसल जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर गिनती हो रही है, तकरीबन 1-1.25 घंटे तक का मौका ऐसा है जिसके बाद स्थिति असल में साफ होनी शुरू होगी, जब वहां के वोटर्स के पैकेट्स खुलने शुरू। पैकेट्स तो नहीं खुलते, अब तो ईवीएम मशीन का चक्कर है, बटन दबाइए, जोड़ के आ जाता है, निकल जाता है और वहां से वो शुरुआत होगी। तो बहुत तेजी से स्थिति धीरे धीरे डेवलप होगी। लेकिन क्या अजय कुमार जी ये लग रहा है आपको कि बीजेपी ने पहली बार समझ लिया कि असल में दिल्ली में जो भी गड़बड़ी हुई, उस गड़बड़ियों को अब क्षेत्रीय पार्टियों के हिसाब से देखना समझना होगा और वहां चेहरा देना होगा? तो सोनोवाल एक फेस, रीजनल फेस निकल कर आए, चाहे वो पहले आंसू में थे। सवाल यह है कांग्रेस ये क्यों नहीं कर पा रही है? कांग्रेस अब भी अपने तरीके से सिमटी हुई है अपने सेंट्रल लीडरशिप को लेकर। अजय जी। देखिए प्रसन्न जी, इससे ज्यादा गलत तो आप हो ही नहीं सकते हैं। आप देख लीजिएगा, असम में चेहरा हमारी जो है तरुण गोगोई जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। केरल में जो है ऊमन चांडी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर आप देख लीजिएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि जो है मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है, लोकप्रियता पूरी देश में कम हो रही है। हाँ। बीजेपी में ही कम हो रही है, आरएसएस अब बीजेपी में ही। तो उनको समझ में आ गया कि अगर हम मोदी जी के चेहरा और अमित शाह जी के चेहरा लेकर के चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरह से इनकी नतीजे जो है बहुत ही खराब होगा। तो इसलिए उनको कम से कम थोड़ा बहुत समझ में आया। कांग्रेस तो अभी आप देख लीजिएगा, असम में जो गोगोई जी के नेतृत्व में हर जगह गोगोई जी का चेहरा है, केंद्रीय नेतृत्व तो है ही, लेकिन हमारे जो तीन बार वो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार जो है वहाँ के चुनाव जीत चुके हैं, और चांडी जी भी जो वहाँ के जो है बहुत बड़े नेता हैं। तो हमारा तो रणनीति हर वक्त यही रहा है। तो आप देख लीजिएगा हर एक प्रदेश में जिस तरह से जो है। रोहिणी, क्या है स्थिति करुणानिधि के घर के बाहर? एक मिनट जरा सा हम जरा स्थिति देख लें तमिलनाडु का, क्योंकि शुरुआती रुझान में डीएमके आगे चल रही है। रोहिणी, वहां पर कोई माहौल? अभी तक नहीं, क्योंकि बस थोड़ी देर पहले ए राजा जी आए थे और जिस तरह से मैं बता रही थी कि वो माहौल आपको अभी नहीं दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद दिखाई देगा, जब यहाँ पे डीएमके के जो सपोर्टर्स हैं यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। पर जिस तरह से हमने रुझान जो निकल आ रहे हैं, हम दिख रहा है कि डीएमके आगे बढ़ रहा है। और यही उनका कहना था कि उनकी जो उन्होंने जो स्कीम्स की बात की है अपने मैनिफेस्टो में, उससे हो सकता है कि उनको ज़्यादा उनको लीड मिल जाए, और उसी को देखते हुए वो उनकी यही आशा है कि वो सरकार बनाए। पर अब तक के लिए वो आप जो एक त्योहार की तरह आप एक्सपेक्ट करें, अगर हो भी तो वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। चलिए वो कुछ देर बाद से शुरू होगा। लेकिन अजय कुमार जी, क्या डीएमके की जीत, अगर डीएमके जीतती है तो कांग्रेस भी इसे अपनी जीत बताएगी, या ये एक त्रासदी है कि हमको सेकंड लाइन में खड़ा होना पड़ता है राष्ट्रीय पार्टी होकर भी? अजय जी। अगर आप देख लीजिएगा, आप बता दीजिएगा प्रसन्न जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस आप देख लीजिएगा तो केरल में वो क्या कर रहे हैं, और तमिलनाडु में तो डीएमके हमारे पुराने जो है एलआई रह चुके हैं। और अगर हम लोग हर वक्त डीएमके के साथ अधिकांश चुनाव तो उनके साथ लड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का जो डीएमके और कांग्रेस को जो है साथ में लड़ करके एक मजबूत सरकार जो है वहाँ पर दावा करने की जो मौका मिला है, मुझे लगता है कि जनता समझ रही है कि कांग्रेस के साथ डीएमके का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी लोकप्रिय है, और वहाँ की जो तमिलनाडु की जनता निर्णय लेगी इस पर।
और अगर आप कहेंगे कि अगर सेकंड लाइन, मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा गलत तो आप हो ही नहीं सकते जी। डीएमके और कांग्रेस एक पुरानी अलाई रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव में भी आप देखे हैं। और अगर इस हमें 2014 का लोकसभा का तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन 2009 या 2004 के अगर नतीजे आप देखेंगे ओके तो हम एक जानकारी दे दें दर्शकों को कि जो दर्शक लगातार हमारे स्क्रीन को देख रहे हैं उसमें जो अलग अलग खांचे बने हुए हैं, उसमें जैसे केरल में कांग्रेस यानी यूडीएफ जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है, एलडीएफ 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये कंफर्म जो हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सोर्स भी हमने ले रखे हैं हर राज्य में, वहां के जो भी रीजनल चैनल्स हैं या जो रीजनल सोर्स हैं उसके बारे में हम रुझानों के जरिए जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर जो आपको नजर आएगा वो सबसे पुख्ता तरीके से वो हमारे अपने सोर्स के जरिए और इलेक्शन कमीशन के जरिए जो निकल कर आ रहा है वो खांचा नजर आ रहा है। मसलन असम में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, वहां पर बीजेपी अभी 0 है। ठीक इसी तरीके से बीजेपी 1 सीट पर पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है, तृणमूल 1 सीट पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो एआईडीएमके 1 सीट पर आगे चल रही है, डीएमके 2 सीट पर आगे चल रही है, डीएमके के साथ कांग्रेस भी है, वहां पर गठजोड़ है। ये एक स्थिति है। शाहनवाज जी, क्या इस बात को कहा जा सकता है कि वाकई आप लोगों को पहली बार समझ में आया कि चाहे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की अपनी लहर पहचान सब कुछ रही हो, लेकिन क्षेत्रीय चुनाव, राज्यों के चुनाव में आपकी दखल अंदाजी नहीं चलेगी, इसलिए चेहरा लाना होगा, वहीं के मुद्दों को उठाना होगा और उनके पीछे दिल्ली को खड़ा होना होगा, पैराशूट तरीके से आपको वहां नहीं जाना है? शाहनवाज जी, देखिए, कोई पैराशूट तरीका नहीं है। जहाँ पर हमारी स्थिति है, जब तमिलनाडु केरल के अंदर है, हमारी बहुत स्थिति नहीं है। हमारी कितनी भी बड़ी इमेज हो, वहाँ पर जाकर हमारी स्थिति पहले से विधानसभा में एंट्री भी नहीं हमारी, तो हमें उस बात का ध्यान रहता ही है। जहाँ तक सवाल है, अजय जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, कांग्रेस तो जब सीटें जीतेगी तो राहुल गांधी का नाम ले लेगी और हारेगी तो रीजनल नेताओं का नाम लेगी। एमसीडी के चुनाव में अजय माकन जी ने ये जो 5 सीट जीती उपचुनाव में, उसके लिए भी राहुल जी को क्रेडिट दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस किस हद तक जाती है। हमारी स्थिति यह है कि हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ राज्य नेतृत्व का तालमेल रखते हैं। हम पर यह इल्ज़ाम हो सकता है कि हम सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे लड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य नेतृत्व को विश्वास में लेकर लड़ते हैं। अब एक जगह सफलता नहीं मिली, मान लीजिए बिहार में हमारी सफलता नहीं मिली, तो सारे मापदंड बिहार को ध्यान में रख के नहीं हमारे ऊपर आलोचना के बनाए जा सकते हैं। इसलिए हम लोग सबको विश्वास में लेते हैं और विश्वास में लेकर काम करते हैं। और यही वजह है कि एक टीम वर्क, अमित शाह जी की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है वो एक टीम वर्क की है और सबको लेकर चलते हैं और बहुत अच्छे से हमने चुनाव लड़ा है। आज दावे का दिन नहीं है। नहीं, हमारे जो आलोचक हैं वो तो अपने चश्मे से और अपनी आलोचक जो हैं हमारे बारे में राय बनाएंगे। हम अगर आप दिन कहें तो वो रात कहेंगे। अरे शाहनवाज जी, बिहार में आपको ले लिया, गुस्सा ही आएगा। आपको ले लिया था विश्वास में। जो पार्टी कमजोर होती है वही गुस्से में होती है। हर कमजोर व्यक्ति गुस्से में होता है। लेफ्ट पार्टी कमजोर हो गई थी, इनको तो गुस्सा आएगा ही। गुस्सा आपका तब पता लगेगा आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया एकदम सिमट गए हैं पूरे देश में। वोट दे देगी। महंगाई आप नहीं घटा पाए, पेट्रोल सबसे महंगा दे रहे हो 11 देशों में ना। हमने आप बेरोजगारी हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त की है। आपने रोक लगा रखी है, हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त की है। आपने सबोटाज कर दिया। हर मोर्चे पर सफल है मोदी सरकार। आपके खिलाफ आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनता हमारे साथ है। और नतीजे में ये अभी आपको दिख जाएगा। आसामी आप तो लेबर लॉज कह तो आपकी ये हालत हो गई। शहनवाज जी से ये पूछिए कि आसाम को लेकर ये 3 तरह का सिग्नल क्यों दे रहे हैं? हेमंत विश्व शर्मा का अपना चैनल कम्युनिस्ट पार्टी का नाम भी कोई जानता है? एक घंटे का इंटरव्यू दिखा रहे हैं। कौन सा लेफ्ट चैनल रविशंकर का जी को नाम भेज भी रहे हैं बात जानते करने के हैं? लिए। आपके लाल झंडे का कोई जानता भी है वहाँ? अल्फा को खत्म कर देंगे। देखिए, ये बात का जिक्र इसलिए वो भी हो रहा है। नहीं, ठीक है, आप कोई स्थिति है जो ठीक कह रहे हैं। देखिए, सारी लड़ाई तो चुनाव जीतने के लिए है ना, जो आप जिक्र कर रहे हो। अगर सारी पॉलिसी गलत है, अभी शुरुआती रुझान ही सही, लेकिन आप देखिए बीजेपी प्लस को भी 1 सीट में आगे चल रही है, तृणमूल 3 सीट पे आगे चल रही है, लेफ्ट नहीं है। प्रसन्न वाजपेयी जी, बिहार के चुनाव में सारी लीड बीजेपी और आज में बीजेपी पीछे होली। शुरू में सारे दिखा दिए, कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं था जो उनकी लीड नहीं दिखा। बिहार का दौरान जबरदस्त लीड दिखा रहा है। पहले 100 सीटों में 2.5 घंटे तक बीजेपी आगे थी बिहार में।
और फिर अभी भी एकदम मैं से जीरो समझता हो गया। हूं कि ये ऐसा जल्दी कोई फैसला में आना पोस्टल ठीक नहीं बैलेट है 9:30 पौने 10 बजे बाद सेक्टर बिल्कुल। मजिस्ट्रेट संजय भी कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाना चाहिए, ये हड़बड़ी का कोई पोस्टल जरूरत। बैलेट को कई बार खोलने में 10 मिनट लगते हैं, वो एक लिफाफे में एक ही वोट आती है। मैं सहमत हूं आपसे। आप एक सीरियसली स्थिति बताइए, अगर गवर्नमेंट फेल्योर है, उसकी पॉलिसीज को लेकर आप अगर इतना उसके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर ये वोट आपके पक्ष में क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका देखिए, वोट को चैनलाइज करना एक प्रॉब्लम। जैसे आसाम में बीजेपी ने अंधाधुंध पैसा बांटा है, जाके आप सर्वे कर लो, इलेक्शन कमीशन नोटिस ही नहीं किया उसको। वाजपेयी जी, आपकी बातें, आपके सारे जो हमारे कम्युनिस्ट लीडर से बातें मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं सुन के। वोट में तब्दील नहीं होती, देश के आम आदमी को छू नहीं पाती। कहां से लाए पैसा? पूंजीपतियों से हम पैसा लेते नहीं, कहां से लाए? पूरे देश की जनता बेईमान है, सारे मतदाता बेईमान है, सब बिल्कुल रिश्वतखोर है, सब नहीं, मैं पैसे इस बात को नहीं मान, मैं इस बात को नहीं देश के कहता। मतदाताओं का अपमान न करें। नहीं, मैं मतदाताओं का अपमान नहीं कर रहा। तो आप तो यही कह रहे हैं कि पैसा कहां से अपमान नहीं कर रहा, पर ये मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से ये चुनावों में पैसा लगा रहे हैं, वो कहां से आ रहा है? इलेक्शन कमीशन को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 15 लाख आपने होर्डिंग लगाई है, एक होर्डिंग कम से कम 250 रुपए की बनती है। वो 250 रुपए इंटू 15 गिनो तो सही, क्या है? किसके? या तो मैं अंधा हूं, आई सी यू somebody can't see। आपकी अकेली पार्टी ऐसी है, आपकी पार्टियां ऐसी थी जिनको हमने बचपन से देखा, गांव-गांव में जिनका संगठन था। आज वो संगठन एकदम से समाप्त हो वो गया। आपकी बात सही है कि हमारे तो संगठन में खामियां हैं, मतलब नहीं है, जिसको हम रीगेन करने की कोशिश करें, उससे हम सहमत हैं आपकी बहुत बात से। तेजी से रुझान आगे बढ़ रहे हैं। केरल में यूडीएफ 8 सीटों पर, एलडीएफ 10 सीटों पर आगे चल रही है, यानी मुकाबला कमोवेश बड़ा सीधा और बड़ा तीखा है। जो तस्वीर बीच में चल रही है, ये जयललिता के घर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। घर के ठीक बाहर जिस तरीके से वहां पर समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो चला है, हाथ में थाली लिए, इसका क्या मतलब होता है? ये जो हाथ में हम देख पा रहे हैं जयललिता के घर के बाहर है। श्रीनिवासन जी, ये आरती वाला मामला है, आपने ठीक ही कहा, मगर इस एक बात यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। धन बल का तमिलनाडु में जिस तरीके से देखा गया, 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे जब्त किए गए, तो एक बात मैं मानता हूँ कि लेफ्ट का ऑफकोर्स डिक्लाइन हुआ है। तमिलनाडु में भी लेफ्ट बहुत परेशानी में है, उनका वोट परसेंटेज जो है 2% से नीचे गिर गया है, मगर वो पैसा लाएंगे कहाँ से? क्योंकि धन बल से क्या हो गया है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पार्टीज़ के बीच में, वो नहीं रहा है, और जो सत्ता में है ऑब्वियसली उनके पास पैसा ज़्यादा है। इसकी कुछ कोशिश की जानी चाहिए। 2013 में डीएमके सर आगे अगर चल रही है और पैसा अगर सत्ता के पास है, तो ज़्यादा मतलब है, वोटर मूर्ख नहीं है। नहीं, ज़्यादा है। दोनों पार्टियां, वहाँ पर जो द्रमुक पार्टियां, दोनों के पास धन बल है और उसका काफ़ी इस बार प्रयोग हुआ है। और 100 करोड़ से ज़्यादा, 125 करोड़, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पीछे क्या बांटा गया कोई नहीं जानता। मैं ये जानना चाहता हूँ श्रीनिवासन जी, आप तमिलनाडु में आपने बहुत जमीनी स्तर पे काम किया। वाजपेयी जी की भी बात यही थी कि धन बल, तो क्या सिर्फ रिश्वत दे के मतदाताओं को जीता जा सकता है? एक सवाल मेरा ये है, खासकर तमिलनाडु के सिलसिले में इतना ज्यादा पैसा बीजेपी के लिए अच्छी खबर केरल से जरूर है, क्योंकि एक सीट पर वो आगे चल रही है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर केरल की स्थिति अगर देखिए तो बहुत सीधा और कड़ा मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ में नजर आ रहा है। यह सवाल हर जहन में था कि बंगाल में दोनों एक साथ हैं और केरल में दोनों अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ हैं, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस यानी एलडीएफ और यूडीएफ देखिए 11 और 10 सीट, एलडीएफ 11 सीट पर और दोनों बराबर हो रहे हैं। ये बड़ी तेजी से चीजें चल रही हैं, जिसमें हालांकि बीजेपी भी एक सीट पर आगे है, अन्य भी एक सीट पर आगे है। तो केरल में शुरुआती चाहे वो पोस्टल बैलेट की जांच हो रही हो, लेकिन इन सब के बीच बहुत सीधा और तीखा, यानी जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा था कि एलडीएफ वहां पर काफी मार्जिन से आगे निकल जाएगी, एक एंटी इनकम्बेंसी होता है, इस बात का जिक्र लगातार हो रहा था। लेकिन इस रुझानों में अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि केरल में किसी तरीके से कोई एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है। कमोवेश अगर असम की दिशा में जाएं तो असम में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी का अभी वहां खाता नहीं खुला है। जो रुझान जो हिस्से हम दिखा रहे थे वो वहां के जो क्षेत्रीय चैनल्स हैं उसके जरिए हमने, चूंकि उनका भी सोर्स लिया हुआ है, उसमें पोस्टल बैलेट में नजर आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जरिए जो धीरे धीरे चीजें जारी हो रही है वो आपके इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी आगे चल रही है, वहां पर लेफ्ट का अभी तक खाता नहीं खुला है। बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में 3 और 2, डीएमके 3 सीट पर, एआईडीएमके 2 सीट पर आगे चल रही है। यानी मुकाबला कमोवेश हर राज्य में शुरुआती रुझान में ही सही, लेकिन बड़ा सीधा है, कोई इस तरीके का नहीं है, सिवाय पश्चिम बंगाल के, जहां पर तृणमूल 6 सीट पर आगे चल रही है। लेफ्ट और कांग्रेस
मिली जुली तौर पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। अजय कुमार जी, क्या ये बहुत बड़ा दांव आप लोगों ने खेल लिया, लेफ्ट के साथ पश्चिम बंगाल में खड़े हो गए, जबकि पारंपरिक तौर पर लोगों के जहन में यह समा ही नहीं पाया कि क्या वाकई कांग्रेस और लेफ्ट पश्चिम बंगाल में एक साथ भी आ सकती है? अजय कुमार जी। देखिए प्रसन्न जी, लेफ्ट के साथ हमारे पुराने संबंध रही है। अगर आप देख लीजिएगा कि पिछले लोकसभा में भी 2014 से पहले यूपीए 1 में भी जो है लेफ्ट बहुत बड़ी भागीदारी थी लेफ्ट सरकार लेफ्ट की, और कांग्रेस और लेफ्ट जो है पहले से जो है अगर हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखेंगे तो लेफ्ट और कांग्रेस के विचारधारा में काफी जो है सामान्यता है। अगर नहीं अजय कुमार जी, आप कैसे कह सकते हैं परमाणु संधि के मसले को लेकर लेफ्ट अलग हो गया आपसे, और 2009 के बाद जो चुनाव जब शुरू लेफ्ट नहीं आपको एग्रेसिवली जी यहाँ एक रीजनल डायनामिक्स याद है, बंगाल लीडरशिप हैज ऑलवेज पुश्ड फॉर कांग्रेस। देखिए अगर आप देख लीजिएगा कि सामाजिक कार्यक्रम के लिए, एक मिनट सर, हाँ एक मिनट, हाँ सुने, हाँ जी बोले। अगर आप सामाजिक कार्यक्रम अगर देखेंगे अगर हम जो है सामाजिक कार्यक्रम के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे, यदि हम देखेंगे कि वर्कर के वेलफेयर के दृष्टिकोण से, किसान के या जो है गरीब लोग के पक्ष में हो या छात्र के पक्ष में, तो लेफ्ट और कांग्रेस के विचारधारा करीब काफी चीज में जो है मेल है। तो अगर आप एक मुद्दा को उठा करके, परमाणु वाला मुद्दा को उठा करके अगर आप देखेंगे कि हमारे मतभेद है तो वो गलत होगा। और जहां तक बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि ममता बनर्जी का जिस तरह से तानाशाही चल रही है, तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट को साथ में आना अनिवार्य था। लगातार जो है जिस तरह से आम जनता को दबाई जा रही है, जिस तरह से जो है भ्रष्टाचार की पूरी हर सीमा पार कर चुके हैं टीएमसी की सरकार, तो लेफ्ट और कांग्रेस को साथ आना नहीं अजय जी, बहुत जरूरी था। अजय जी 2011 में अगर कांग्रेसियों के भाषण सुने तो लेफ्ट के खिलाफ उन्होंने कितना जहर उगला, वो ममता के साथ खड़े थे। 2016 में बिल्कुल उलट हो गया। तो ये जो चेंजेस हैं, इसका मतलब है विचारधारा नहीं है, ये कुछ और है। नहीं एक मिनट, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को अगर देख लीजिए सर, उदाहरण के तो हम तो अनेक उदाहरण दे देंगे, बीजेपी और पीडीपी, एयूडीएफ जो एयूडीएफ और असम में बीजेपी और एयूडीएफ के जिस तरह से जो समझौता चल रही है, हमारा ये कहना है कि अगर पॉलिटिक्स में हर वक्त अगर आप अपने पोजीशन नंबर का पोल पोजीशन थोड़ी अपने विचारधारा को थोड़ी बदल रहे हैं। आप देख लीजिएगा लेफ्ट और कांग्रेस या बीजेपी में ज्यादा सामान्यता किसके साथ है उनके विचार में। अगर आप लेफ्ट और बीजेपी को कंपेयर कीजिएगा तो दोनों जो है उल्टे पोल पोजीशन पे खड़े हैं। अगर नहीं, वो तो बहुत सारे सवाल है। कश्मीर में जिस तरीके से पीडीपी के साथ बीजेपी, वो एक अलग सवाल। एक मिनट, हम जरा दर्शकों को बता दें कि आप ये जान लीजिए कि जो स्क्रीन पर हमारे यहाँ आ रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के जरिए पुख्ता और सटीक तरीके से ये आंकड़े हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सारे पुख्ता हैं। इसके अलावे जो रीजनल सोर्सेज हैं हमारे, उसके जरिए जो रुझान आ रहे हैं उसकी जानकारी भर ही हम आपको सिर्फ दे रहे हैं, उसके जरिए अपने आंकड़ों को हम नहीं बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि केरल में मौजूदा समय में एलडीएफ 24 सीटों पर आगे चल रही है, यूडीएफ 14 सीटों पर आगे चल रही है, यानी गैप बहुत बढ़ गया है और एलडीएफ आगे निकल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो असम में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है, बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर तृणमूल आगे चल रही है, लेकिन लेफ्ट का भी वहां लेफ्ट और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में भी कमोवेश डीएमके 5 सीटों पर आगे है, एआईडीएमके 2 सीटों पर आगे है। लेकिन जो रीजनल तरीके से जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें ये सीटों की तादाद ज़्यादा भी है, जो रुझान है शुरुआती दौर में। लेकिन फिर हम आपको बता दें, सबसे सटीक और पुख्ता तरीके से जो जानकारी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ये एक लिहाज से फाइनल है, और जो रुझानों की जो अलग अलग सोर्सेस के जरिए निकल कर आ रहे हैं वो वहां के क्षेत्रीय तरीकों से निकाले गए जानकारियां हम लगातार दिखला रहे हैं। तो ये एक स्थिति बन रही है फिलहाल, जिसमें असम में अब देखिए बराबर की स्थिति में है। बीजेपी 2 सीट पर आगे, कांग्रेस 2 सीट पर आगे। असम बीजेपी का एक बड़ा दाव है, क्योंकि राजनीतिक प्रयोग 2015 में बीजेपी ने जो दिल्ली और बिहार में किया उससे उलट असम को लेकर पहली बार उन्हें समझ में आया कि वहां की क्षेत्रीय मनस्थिति को पकड़ना जरूरी है, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के केंद्रीय मंत्री वहां पर जाते थे, लेकिन वो वहां की परिस्थितियों के बीच खड़े होकर पीछे ही खड़े रहते थे। ये एक स्थिति थी। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रयोग बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा दाव है असम को लेकर। शायद इसलिए ये उनको आगे बढ़ा सकता है जीतने के साथ, नए प्रयोग की दिशा में बढ़ा सकता है आने वाले वक्त में।
क्या ये माना जाए संजय जी कि बीजेपी ने जो राजनीतिक प्रयोग असम में पहली बार किए, बहुत पहले से फेस दे दिया, उसका प्रभाव बहुत पहले से तय कर दिया कि भाई असम में उनके जरिए ही गठबंधन होगा, वहां पर चाहे आंसू हो या जिस रूप में प्रफुल्ल महंता, ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि बीजेपी ने अपने आप को पीछे किया, सेंट्रल लीडरशिप ने पीछे किया। देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। 2015 के चुनाव में बीजेपी की जो कड़ी हार हुई बिहार और दिल्ली में, उससे उन्होंने सबक सीखने की कोशिश की है, वो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। इनको अभी हम नतीजे ना माने, लेकिन अगर ये मान के चले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के बंगाल आसाम में आ रही है, तो इसका ये बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने अपनी भूल से सीख ली, एक चेहरा निकाल के लाए जिससे कि केंद्रीय नेतृत्व में इस चुनाव को ना लड़ा जाए, बल्कि एक क्षेत्रीय नेतृत्व में इन चुनावों को लड़ा जाए। जी रामचंद्रन जी, जो दृश्य नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये डीएमके के बाहर का है, करुणानिधि के घर के बाहर का है, और जो रुझान है उसमें 5 सीटों पर डीएमके आगे चल रही है, डीएमके से आगे है। क्या ये सत्ता बदलाव की आहट है बहुत शुरुआती रुझान में? देखिए, मैं शुरू से ये मान के चल रहा हूँ कि डीएमके को बहुत बड़ी दिक्कत है तमिलनाडु में, और ये कोई आसान सी चीज़ नहीं है। तमिलनाडु में हम ये लेके चलें कि पिछले 30 साल से दोनों द्रविडियन पार्टियों में 30% वोट बंटे हुए थे। 30% एआईडीएमके, 30% डीएमके। 2014 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, ये गैप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि अम्मा सत्ते में थी और उनका जो वोट था वो 38% चला गया और डीएमके का घट के 24% पे आ गया। अभी तक तमिलनाडु में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जहां पर किसी एक द्रविडियन पार्टी को 14% वोट पहले अपने लिए करना पड़ेगा ज़्यादा ताकि वो इक्वल हो जाएं, और उसके बाद आपको उससे ऊपर लेना पड़ेगा ताकि आप जीत के सत्ता चलाएं। ये कुछ सालों पहले अगर ऐसे होता, वो बिल्कुल जबरदस्त खेलना पड़ेगा। हाँ। तो ये पहले कुछ ऐसे होता, ये नामुमकिन सी बात मानी जाती। बट यहाँ देखिए, एक और चीज जो है जो हम लोग भूल जाते हैं कि जितना पैसा दक्षिण के राज्यों में खर्च होता है इलेक्शंस में, इतना पैसा अमूमन आपको पिछले कुछ सालों में बाकी राज्यों में कभी नजर नहीं आया होगा। आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरला में कुछ हद तक कम है। बट ये जो इलेक्शन इस बार हो रही है, एआईएडीएमके ने सुबह से ये मान के चल रहे हैं कि जीत उनकी होनी है, और वहां पर जो भी रिलीजियस तौर पे देखा जाता है वो शुरू से वहां पर शुरू हो गया। तरुण गोगोई स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। शुरू में सुबह हमने मंदिर पहुंचे सोनोवाल को भी दिखलाया था, और अब तरुण गोगोई को हम दिखला रहे हैं, कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। असम में 4 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी बीजेपी कहीं ना कहीं आगे है, और यह तरुण गोगोई के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। हालांकि बहुत ही शुरुआती रुझान है, लेकिन ध्यान दें तो 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन की शुरुआती रुझान में आहट है। 3 राज्य, केरल में 32 सीटों पर एलडीएफ आगे चल रही है, यूडीएफ 20 सीट पर अभी सिमटी हुई है। सबसे ज्यादा तेजी से 140 सीट वाले केरल के जो रुझान आ रहे हैं, चूंकि 62 सीटों के रुझान आ गए हैं, वहां पर लेफ्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तमिलनाडु में देखिएगा सत्ता परिवर्तन की आहट, हालांकि शुरुआती 8 रुझान ही सिर्फ आए हैं, लेकिन 5 सीटों पर डीएमके आगे चल रही है, 3 सीट पर एआईडीएमके आगे चल रही है। और असम में बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है, वहां भी सत्ता परिवर्तन की आहट है। लेकिन पश्चिम बंगाल में शायद ममता बनर्जी इस बार बहुत कमाल कर देंगी क्या, क्योंकि 12 सीटों में से 10 सीटों पर ममता बनर्जी यानी तृणमूल आगे चल रही है, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन का खाता रुझानों में भी अभी तक नहीं खुला है, और ये शायद कहीं ना कहीं इस गठबंधन के लिए सबसे मुश्किल सबब है। 3 तस्वीरों के साथ भौमिक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, लेफ्ट और कांग्रेस का खाता भी रुझानों में ना खुलना पश्चिम बंगाल में। आप बार बार कह रहे थे कि हमें लगता नहीं है कि 200 तक, लेकिन ये स्थिति अगर शुरुआती रुझानों की ही सही, लेकिन संकेत तो है 200 पार। ये देखना पड़ेगा ये कहां से सीट आ रहे हैं, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे ईस्ट मिदनापुर, वहां तृणमूल स्वीप करेगा, 15 सीट में 15 सीट ले जाएगा, मैं अभी आपको बोल सकता हूँ। ये कहां से रुझान आ रहे हैं बहुत, क्योंकि बंगाल जैसे जगह में अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस खाता नहीं खोला और बीजेपी 2 जगह आगे चल रहा है, ये इससे अगर आप फाइनल रिजल्ट का बदल रहा है बंगाल सर, नहीं बंगाल बदल रहा है, मतलब कमल खिल रहा है। नहीं, कमल नहीं खिल रहा है, मैंने बंगाल का अरे बॉस, वहां पर तो शापला फूल खिलेगा ना, वो कमल का एक वेरिएंट है। हाँ, पर कमल नहीं खिलेगा। नहीं, कमल खिले ना, कमल का जो है झंडा लेके वहां भागा दौड़ जो किया है,
वो द्रौपदी रूपा गांगुली और लोकेट चैटर्जी किया है। हाँ। जो बंगाल के मेन लीडर्स हैं बीजेपी के, हाँ। वो अमित शाह को तेल लगाने में व्यस्त रहे हैं। नहीं, हमारा बीजेपी को लेकर लेना देना नहीं है, लेकिन हम उस अनरियलिस्टिक, लेकिन हम उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो लेफ्ट और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि 65,000 बूथों पर कौन किस रूप में मैनेज करता है, ये महत्वपूर्ण होता है। चुनाव ऑर्गेनाइजेशनल होता है वहां। बिल्कुल। अगर ऐसा होता और एक भी अगर शुरुआती रुझान में नहीं खुल रहा है तो चिंता तो है ना। बिल्कुल चिंता है। और ये बात जो वाजपेयी जी हमारे यहाँ बैठे हुए थे कह रहे थे, हाँ। बंगाल में सीपीएम का ऑर्गेनाइजेशन अगर आप मेंबरशिप्स देखें, हाँ। उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई, हाँ। डीवाईएफ, हाँ। तो उसमें कम से कम 30% डाउन हुआ है गए 5 साल में। तो ये अपने आप में ये जाहिर है कि इनका ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रेजेंस था वो बहुत कम हुआ है पहले से, और बहुत खास तौर से नए पीढ़ी के जो वर्कर्स हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। केरल में 75 सीटों का रुझान आ गया, ये बड़ी बात। आधे से ज्यादा सीटों का रुझान आ चला है, जहां पर एलडीएफ 38 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 27 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 7 सीटों पर आगे चल रही है। यानी ये जो केरल की स्थिति है वो लगातार एलडीएफ के हिस्से में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 76 सीटों के रुझान में 10 सीटों के अंतर के साथ एलडीएफ आगे चल रही है। जी संजय। नहीं, मैं ये कह रहा था कि चुनाव के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, कई चीज़ों की चर्चा हो रही है, और वेस्ट बंगाल की चर्चा हो रही है, कैडर, बूथ मैनेजमेंट, पैसा, तमिलनाडु के बारे में। हम सब जनाधार को भूल जाते हैं कि जनाधार भी कोई एक महत्व होता है। वेस्ट बंगाल के बारे में मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो लेफ्ट का सारा जनाधार जो है वो तृणमूल की तरफ खिसक गया है। बहुत बड़ी संख्या में गरीबों का वोट, मिडिल क्लास का वोट और मुस्लिम मतदाताओं का वोट वो तृणमूल की तरफ चला गया है। यही वजह है कि आप देखेंगे तृणमूल एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो एक 200 सीट के करीब करीब पहुंच जाए। हाँ, क्योंकि जिस तेजी से 14 सीटों पर तृणमूल आगे चल रही है भौमिक साहब, आप इसको आसानी से ना लें कि शुरुआती रुझान है और सिर्फ उन्हीं इलाकों के रुझान है जहां पर तृणमूल हो। आप इसको न्यूट्रल वे में देखना शुरू करें। चाहे कमल को भूल जाइए, लेकिन लेफ्ट को तो याद रखिए। ये वीरेंद्र सहवाग जैसा इनिंग्स ना हो जाए कि पहले आपने 3-4 बाउंड्री मार दिया और फिर आप कैच दे के निकल गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये अभी भी मानता हूं कि ममता बनर्जी चलिए एक खुल गया, एक खाता खुला, चलिए रुझानों में पहला खाता 14 और 1। तो प्रवीण कुमार का इन स्विंग जो है कहीं से घुस गया। प्रवीण कुमार का स्लो इन स्विंगर घुस गया कहीं से। देखिए, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप पिछले चुनाव के हिसाब से देखें, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के सीटों को मिला देंगे, उससे उनके सीटें कम हो रही हैं इस चुनाव में, और ममता बनर्जी को इस चुनाव में हराना असंभव है। लेकिन ये दिखाई पड़ा। अम्मा का जादू चल रहा है, और अम्मा और करुणानिधि 7-7 की स्थिति में 14 सीटों का रुझान है। दोनों बराबरी टक्कर के साथ 7-7 सीटों पर आगे चल रही है। ये एक स्थिति तमिलनाडु में है। दूसरी तरफ अगर केरल में देखें, बहुत बड़ा गैप नहीं है, सिर्फ 8 सीटों का गैप है। लेफ्ट 39 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 31 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी की 3 सीटों पर एंट्री हुई है। यह भी बीजेपी के लिए शायद बहुत बड़ी उपलब्धि है केरल में, जिस तरीके से वो सामने निकल कर आई है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर भी अभी सिर्फ 1 सीट पे आगे चल रही है, और रुझान 21 सीटों के आगे। ये शायद एक चिंता का सबब हो सकता है। हालांकि अभी भी हमारे पैनल में बैठे हुए भौमिक साहब इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ा गैप कहीं नजर आ रहा है तो वो पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, और बाकी जगहों का गैप बहुत छोटा और सिमटा हुआ है। हालांकि केरल में जितनी कम सीटें, 140 सीटों में 82 सीटों में से 41 सीटों पर, यानी एक लिहाज से अगर देखें तो बहुमत के साथ एलडीएफ लगातार चल रहा है। 82 में से 41 सीटों पर वो 42 सीट हो गया, 83 में से 42 सीटों पर, ये लगातार चीजें चल रही है। और दूसरी तरफ अम्मा और करुणानिधि की टक्कर बराबर की लग रही है। ये एक स्थिति अगर बनती चली जा रही है तो इसके मतलब बहुत साफ हैं, एंटी इनकम्बेंसी का ना होना, दूसरी तरफ किसी लहर का ना होना, और शायद धनबल का जिक्र, जिसका जिक्र कर रहे थे लगातार श्रीनिवासन जी, क्या ये माना जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल वोट ही केरल और तमिलनाडु में नजर आ रहा है कि जिसका जैसा ऑर्गेनाइजेशन था उसी की लड़ाई हो रही है? देखिए, इसमें एक आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ है केरल में, वो 3 लीड जो बीजेपी को मिल रही है, हाँ, अपने आप में एक नया अचीवमेंट है उनके लिए। हालांकि बहुत अभी रुझान ही है, मगर रुझान में भी
3 सीटों में आगे रहना एक उनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। देखिए केरल में वोट शेयर दोनों पार्टियों में बहुत नैरो है। पिछली बार जो वोट शेयर था वो 0.96 मतलब 1% से भी नीचे, तो थोड़ा सा भी इधर उधर होने से जरा बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय क्या